नमस्कार दोस्तों, सुफियान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अ ट्रस्ट हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है, वो ट्रस्ट 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है 2 टाइप्स के बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड है 30,000 रुपीज़ में से कुछ रुपए उसको मिलेंगे जो कि 5% इंटरेस्ट के साथ वो रुपीज़ उसको 1 ईयर बाद लौटाएगा। ठीक है। द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो दूसरा वाला बॉन्ड है वो क्या करेगा, जब 1 साल बाद रुपीज़ लौटाएगा तो 7% रुपीज़ ज़्यादा उसको लौटाएगा। ठीक है। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके फाइंड करना है कि 30,000 में जो ट्रस्ट है 30,000 का किस तरह डिवाइड करेगा 2 ट्रस्ट में देने के लिए। ठीक है। इफ ट्रस्ट फंड्स ऑब्टेन एनुअल टोटल ऑफ फर्स्ट 1800, अगर ट्रस्ट एनुअल टोटल 1800 प्राप्त करेगा तो उसने 30,000 रुपीज़ को किस तरह 2 बॉन्ड्स में डिवाइड किया, ये हमको फाइंड करना है। हमको इसके 2 उप प्रश्न है। फर्स्ट 1800 एनुअल इनकम आएगा और सेकंड जो है 1200 एनुअल इनकम आएगा। फ्रेंड, इस टाइप के प्रॉब्लम समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं और इंटरेस्ट किसे कहते हैं। फ्रेंड, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फ्रेंड, अगर 2 फ्रेंड अगर रहे ए और बी, ठीक है, मान लो दोनों क्लोज फ्रेंड है। ठीक है। बट अगर ए फ्रेंड बी को 10,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट पर देता है। ठीक है। और इंटरेस्ट रहा उसका 5%। ठीक है। कितने टाइम के लिए देता है? 1 ईयर के लिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देता है तो जब भी 1 ईयर बाद ए को मनी लौटाएगा तो कितने लौटाएगा? 10,000 पर कितना इंटरेस्ट दिया है? 5%। तो उसका 5% कितना होगा? 0 0 गेट कैंसल, 5 इंटू 100 500। तो जब बी ए को 1 ईयर बाद जब मनी लौटाएगा तो कितने लौटाएगा? प्रिंसिपल जो रहेगा वो कितना रहेगा? पी मतलब प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ जो है वो एक्चुअल अमाउंट रहेगा। ठीक है। और जब लौटाएगा बी तो कितना लौटाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 500। तो जब ए को बी मनी लौटाएगा तो कितने लौटाएगा? 10,500। ठीक है। इस तरह से जब कोई इंटरेस्ट देता है तो उसको लौटाते समय उसका जो एक्चुअल अमाउंट है उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको लौटाना पड़ता है। फ्रेंड, इस एग्जांपल में हमको एक ट्रस्ट है। ठीक है। एक ट्रस्ट दिया हुआ है। ठीक है। ट्रस्ट के पास कितने रुपीज़ है? 30,000 रुपीज़ है। ठीक है। वो ट्रस्ट उन रुपीज़ को 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में। ठीक है। हमको ये नहीं दिया है कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, हमको तो वो फाइंड करना है कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। फ्रेंड, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। फ्रेंड, मान लो कि फर्स्ट बॉन्ड में X रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो सेकंड बॉन्ड में ऑब्वियसली कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस X ना। ठीक है। 30,000 माइनस X, सिंपल सी बात है। 30,000 अगर 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट बॉन्ड में हमने मान लिया X इन्वेस्ट करेगा तो सेकंड बॉन्ड में ऑब्वियसली 30,000 माइनस X ही इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो हमको अभी क्या फाइंड करना है? हमारा यूजुअल मेथड से हम फाइंड करेंगे, बाद में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट बॉन्ड पर इंटरेस्ट कितना है? 5% इंटरेस्ट है। ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड पर इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो X का इंटरेस्ट कितना होगा? X इंटू 5% प्लस सेकंड बॉन्ड पर इंटरेस्ट कितना है?
सेकंड बॉन्ड का जो एक्चुअल अमाउंट कितना दे रहा है 30,000 दे रहा है माइनस एक्स इंटू 7% इंटरेस्ट इक्वल टू, अब दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर ट्रस्ट को कितना रुपीस मिल रहा है 1800 रुपीस मिल रहा है, ठीक है, तो इक्वल टू 1800। फ्रेंड इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई अगर टोटल इक्वेशन को हमने 100 से कर दिया तो क्या बनेगा 100 इंटू एक्स 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू प्लस 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 अपॉन 100 इंटू इक्वल टू 1800 इंटू 100, ठीक है। 100 गेट कैंसल, हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया था 100 कैंसिल करने के लिए। अभी हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 30,000 इंटू 7 7 3 जा 21 21 1 2 3 4 40 1 2 3 4 ना माइनस 7 इंटू एक्स 7x इक्वल टू 18 1 जा 18, अब कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे 5x माइनस 7x माइनस 2x इक्वल टू 21,000 2,10,000 उधर अगर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना 1,80,000 माइनस 21 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड। माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000, अगर उनका सब्सट्रैक्शन अगर किया तो हमने आंसर आएगा हमारा माइनस 30,000, ठीक है। माइनस 2 उधर अगर भेज दे तो x इज इक्वल टू माइनस 30,000 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस एंड गेट कैंसल, 2 1 जा 2 15 जा, तो हमको x का वैल्यू मिल गया 15,000, ठीक है। और अब हमको y का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड का वैल्यू आ गया है फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड बॉन्ड का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 30,000 माइनस एक्स 30,000 माइनस एक्स 30,000 माइनस एक्स तो हमने फाइंड किया है, ठीक है 15,000, 30,000 में से 15,000 माइनस किया तो कितना बचेगा 15,000। फ्रेंड ये तो हमने यूजुअल मेथड से हमने फाइंड कर लिया, पर हमको अभी हमारा मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड फर्स्ट बॉन्ड को कितना इंटरेस्ट दे रहा है, फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट, सेकंड बॉन्ड कितना दे रहा है 7% इंटरेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल इनटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो लेट हम कितना मान लेंगे, लेट ट्रस्ट गिव x रुपीज दे रहा है, ठीक है। ट्रस्ट कितना रुपीज दे रहा है, लेट ट्रस्ट गिव x रुपीज टू द फर्स्ट बॉन्ड, लेट इधर लिख लेंगे भाई, लेट ट्रस्ट गिव x रुपीज x टू फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्रस्ट गिव्स 30,000 माइनस x रुपीज टू सेकंड बॉन्ड, ठीक है। फ्रेंड अभी हमको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई इंटरेस्ट, तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना दे रहा है, प्रिंसिपल जो दे रहा है फर्स्ट बॉन्ड कितना दे रहा है, फर्स्ट बॉन्ड प्रिंसिपल कितना दे रहा है x दे रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है भाई इंटरेस्ट,
ठीक है फ्रेंड, हम क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड्स का पहले प्रिंसिपल लिख लेंगे। तो फर्स्ट बॉन्ड का प्रिंसिपल कितना आएगा, x रुपीज़, और सेकंड बॉन्ड का कितना आएगा 30,000 माइनस x। अब ये रो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा मैंने, इनटू रेट कितना आ रहा है, फर्स्ट बॉन्ड का रेट कितना आ रहा है, फर्स्ट बॉन्ड का रेट है 5%, ये परसेंट में है भाई, ठीक है, और इसका कितना आ रहा है 7%, इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई 1800, ठीक है 1800 आ रहा है। फ्रेंड अब हमको पता है कि 1800 मैट्रिक्स में लिख लेंगे। अब इसका ऑर्डर लिख लेंगे हम, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 रो एंड 2 कॉलम्स ना, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 1 रोज एंड 1 कॉलम। फ्रेंड हमको पता है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते तो इधर वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर, ये जो आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है, तो फ्रेंड ये 1 और ये 1 इसका ऑर्डर रहना चाहिए। अब आपको संकोच लगेगा, अगर मैं इसको कॉलम फॉर्मेट में लिखता और इसको रो फॉर्मेट में लिखता तो चलता नहीं क्या। तो फ्रेंड वैसा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखता, x 30,000 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल टू 1800। इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर हो गया 1 रो एंड 2 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो फ्रेंड दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के वक्त इसका जो फर्स्ट नंबर है और इसका लास्ट नंबर है, ये उसका आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर आना चाहिए। पर आ रहा है क्या, इसका ऑर्डर तो फिर 2/2 आना चाहिए था, पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 1/1 आ रहा है। तो हम इस तरह से नहीं ले सकते, हम इस तरह से ले सकते, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम x इंटू 5/100 प्लस सेकंड एलिमेंट टू दिस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ठीक है, इज इक्वल टू, फ्रेंड इनको सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू एक्स। फ्रेंड स्टार्ट में क्या करेंगे, 100 से टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100 डिवाइड से चला जाएगा, मल्टीप्लाइंग अब इक्वेशन बाय 100, ठीक है। तो ये 100 चला जाएगा तो बचेगा क्या 5x, ठीक है, कर देता हूँ मैं 100 इंटू x इंटू ये हो जाएगा 5x हो जाएगा ना अपॉन 100 प्लस 100 इंटू 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 100 इंटू 1800, ठीक है। 100 गेट कैंसल, 100 गेट कैंसल, और ये बचेगा 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इज इक्वल टू 100 इंटू 1800, 18 इंटू 1 2 3 4 440, ठीक है। अब फ्रेंड इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, देयरफॉर 5x इज इक्वल प्लस 7 3 जा 21 1 2 3 4 40 माइनस 7x इज इक्वल टू 18 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 5x माइनस 7x माइनस 2x, ठीक है। अब 2,10,000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1,80,000 माइनस 2,10,000। फ्रेंड माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000, इसका आंसर आएगा माइनस 30,000। देयरफॉर 2 अगर उधर चला जाएगा, माइनस 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 30,000 डिवाइड बाय माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस माइनस गेट से कैंसल, 2 1 जा 2 15 जा, मतलब 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड हमने तो x फाइंड किया है, मतलब अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड फाइंड किया है, ठीक है।
फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट कितना था, एक्स रुपीज़ ना, तो कितना आया भाई, रुपीज़ 15,000, ठीक है। अब सेकंड बॉन्ड का अमाउंट फाइंड करना है। सेकंड बॉन्ड कितना है भाई, 30,000 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 30,000 माइनस 15,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000 में 50,000 गए, कितना बचा, 15,000 रुपीज़, 15,000, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। टेक दिस स्क्रीनशॉट। अभी हम क्वेश्चन 19 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेंड, क्वेश्चन 19 का सेकंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट हमको देकर रखा है 5%, सेकंड का 7%। लेट ट्रस्ट गिव्स ₹x to the first bond similarly to the first one, and trust gives 30,000 minus x rupees to the second bond, ठीक है। फ्रेंड, हमको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमको, फर्स्ट बॉन्ड के लिए x रुपीज़ दिया है, और सेकंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस x रुपीज़ दिया है, ठीक है। और रेट कितना दिया है, फर्स्ट बॉन्ड के लिए रेट 5%, 5/100 लिखता हूँ मैं, और सेकंड बॉन्ड के लिए रेट कितना दिया है, 7/100, ठीक है। इन इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2,000 रुपीज़। इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई, 1/1। फ्रेंड, हमको पता है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट रो 1 रो एंड 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो फ्रेंड, दो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जो फर्स्ट वाला रहता है और सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड वाला रहता है, तो ये जो ऑर्डर है 1/1, ये आंसर मैट्रिक्स का आना चाहिए, तभी ये करेक्ट रहता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर करेक्ट है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 2,000, ठीक है। फ्रेंड, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 100 से अगर मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो क्या होगा, 100 इंटू 5x/100 प्लस 100 इंटू 7/100 इक्वल टू 100 इंटू 2,000, ठीक है। फ्रेंड, 100 गेट कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7, ठीक है, इक्वल टू 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड, अब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 3 जा 21, 1 2 3 4 4 0, 7x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 लाख। फ्रेंड, अब हम 5x माइनस 7x आएगा हमारा माइनस 2x, 2,10,000 उधर माइनस करेंगे, 2 लाख माइनस 2,10,000, ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000, हमारा आंसर आएगा माइनस 10,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 उधर डिवाइड में जाएगा, माइनस 10,000 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, 10,000 अपॉन 2 5,000, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया फ्रेंड हमारा ₹5,000, ठीक है। तो बॉन्ड 1 का हमको अमाउंट मिल गया, फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट ₹5,000
सेकंड बॉन्ड का अमाउंट हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड बॉन्ड अमाउंट कितना रहेगा भाई, ₹30,000 माइनस 5,000, 30,000 माइनस एक्स दिया है, एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, एक्स हमने 5,000 फाइंड किया, 5,000 पुट कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका ₹30,000 माइनस 5,000 25,000। फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन्स ऑफ केमिस्ट्री बुक। एक बुक शॉप है स्कूल का, उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। देयर सेलिंग प्राइस ₹80, ₹60, ₹40 ईच। केमिस्ट्री बुक्स का सेलिंग, एक केमिस्ट्री बुक्स का सेलिंग प्राइस ₹80 है, एक फिजिक्स बुक्स का सेलिंग प्राइस ₹60 है और एक इकोनॉमिक्स बुक्स का सेलिंग प्राइस ₹40 है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिसेस अलजेब्रा। अगर उस बुक शॉप ने हर बुक्स बेच डाली, सब बुक्स अगर उसने बेच डाली, ऑल बुक्स अगर उसने बेच डाली, तो उसे कितना रुपीस मिलेगा, हमको मैट्रिसेस अलजेब्रा से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड अगर हम हमारे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कैसे आएगा, और बाद में मैं मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करूंगा, पर आपको एग्जाम में मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, केमिस्ट्री बुक्स कितना है टोटल, केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है 10 डजन्स। फिजिक्स बुक्स कितना है टोटल, फिजिक्स बुक्स 8 डजन्स। इकोनॉमिक्स बुक्स कितना है टोटल, बुक्स कितना है टोटल 10 डजन्स। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, 10 डजन्स तो बुक्स दिया है, ठीक है केमिस्ट्री, बट हमको एक्चुअल नंबर फाइंड करना होगा तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डजन होता है 12। ठीक है, देयरफॉर 10 इंटू 12, 8 इंटू 12, 10 इंटू 12। एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड होगा। अभी केमिस्ट्री का टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है 120, 8 इंटू 12 96 और 10 इंटू 12 120। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री बुक, एक केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपीज, 80 रुपीज 60 और ₹40। ठीक है फ्रेंड, अगर हमने नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व किया तो कैसे करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस। फ्रेंड एक केमिस्ट्री बुक्स का सेलिंग प्राइस 80 है, तो 120 का कितना होगा 120 इंटू 80। ठीक है, प्लस एक अगर फिजिक्स बुक्स का सेलिंग प्राइस 60 है तो 96 का कितना होगा 96 इंटू 60, प्लस एक फिजिक्स बुक्स का, एक इकोनॉमिक्स बुक्स का सेलिंग प्राइस अगर 40 होगा तो 120 का कितना होगा 120 इंटू 96। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमको टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, बट फ्रेंड हमको नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं करना है, हमको मैट्रिसेस अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस फ्रेंड, हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इनटू प्राइस ऑफ। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना है तो हमने कैसे फाइंड किया, नंबर ऑफ बुक्स इनटू सेलिंग प्राइस, ईच सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ बुक्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। ठीक है,
अब नंबर ऑफ बुक्स कौन से है फ्रेंड, केमिस्ट्री के कितने बुक्स है टोटल 120, फिजिक्स से कितने हैं 96, और इकोनॉमिक्स से कितने बुक्स है 120, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक्स कितना है फ्रेंड, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा 80, 60 और 40। फ्रेंड मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो आंसर आएगा, आंसर मान लो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, वो एक नंबर रहेगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 1 रो एंड 3 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा 3 रोज एंड 1 कॉलम। अगर दो मैट्रिसेस का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते तो उन जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, इसका पहला और इसका आखिर वाला, ये मैट्रिसेस का ऑर्डर रहना चाहिए। अगर ऐसा ना रहा तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है, तो हमको इस तरह लेना है, ठीक है, पहला रो लेना है और बाद में कॉलम लेना है, ठीक है। फ्रेंड अब कैसे फाइंड करेंगे हम, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है। फ्रेंड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 8 जा 96 1220 प्लस 96 6 जा 576 10 प्लस 124 जा 480, ठीक है। फ्रेंड अब हम इसका एडिशन कर लेंगे, ठीक है, 9600 प्लस 5760 प्लस 480 0 ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है ₹15840, ठीक है, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया फ्रेंड हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1580, इस तरह 15840, ठीक है, 15,814, ठीक है। इस तरह से हम इस टाइप के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Assume X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p and n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. फ्रेंड 21 और 22 के लिए हमको assumption दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, X जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे दिया हमको, X वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया हमको। ये कोई भी एक मैट्रिक्स रहेगा तो उसका ऑर्डर रहेगा 2h2n 2 इंटू n, y का ऑर्डर रहेगा 3 इंटू k, z का रहेगा, z का ऑर्डर रहेगा 2 इंटू p, w का रहेगा n इंटू 3, और P का रहेगा, P का ऑर्डर रहेगा P इंटू के, ठीक है। फ्रेंड ये हमको अजम्पशन दे दिया है और इस अजम्पशन के बेस पर हमको 21 क्वेश्चन नंबर और 22 सॉल्व करना है, ठीक है। उनका हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई, P इंटू के इंटू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, प्लस W मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n इंटू 3 इंटू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, 3 इंटू के। फ्रेंड हमको पता है कि दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का
कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी उनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, मतलब k इज इक्वल टू क्या चाहिए, 3 चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसके बराबर उसका ऑर्डर रहेगा। तो मतलब आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा p इंटू के प्लस। सिमिलरली दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स रो तो इक्वल है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसके बराबर उसका ऑर्डर होना चाहिए, मतलब उसका ऑर्डर रहेगा n इंटू के। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 तो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब फ्रेंड दो मैट्रिसेस का एडिशन अगर करना हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उनका एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स का हमने एडिशन करना है तो इनका ऑर्डर सेम चाहिए। हमको पहले के सेम दे दिया है तो फिर अब हमको क्या चाहिए, p इज इक्वल टू n चाहिए, तभी उनका एडिशन हो सकता है। तो आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, ई मैट्रिक्स के बराबर रहेगा। ठीक है, एक तो ऑर्डर रहेगा p इंटू के और n इंटू के, ये उसका ऑर्डर रहेगा। पर कंडीशन क्या चाहिए, दोनों सेम चाहिए, तो p इज इक्वल टू n रहेगा, तभी ऑर्डर सेम रहेगा ना, तो उसका कंडीशन हो जाएगा p इज इक्वल टू n। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 की तरह भी क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर जो अजम्पशन दिया था वही अजम्पशन क्वेश्चन नंबर 22 पर है। ठीक है, x का ऑर्डर हमको देकर रखा है, y का ऑर्डर भी देकर रखा है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देकर रखा है, w और p का भी देकर रखा है। तो अभी हमको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इफ n इज इक्वल टू p, ठीक है, हमको क्या दिया है फ्रेंड, n इज इक्वल टू p दिया है। ठीक है, n इज इक्वल टू p है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो फ्रेंड हमको 7x माइनस 5z इसका आंसर जो आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होगा अगर कोई एक मैट्रिक्स रहेगा, मान लो एक 2x2 मैट्रिक्स है 1 2 1 3। ठीक है फ्रेंड, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम 2x2। अगर फ्रेंड इस मैट्रिक्स को मैंने, कोई एक स्केलर है, मान लो कोई स्केलर k, ठीक है, k इज अ स्केलर, k स्केलर से मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया तो नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर रो और ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड k से अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं हर एक एलिमेंट को तो 1 इंटू के k, 2 इंटू के 2k, k इंटू 1 k और k इंटू 3 3k। ठीक है, ऑर्डर तो सेम रहेगा ना। देयरफॉर हमको ये पता चला कि कोई भी स्केलर से कोई भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो उसके ऑर्डर में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, 7 इंटू एक्स, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू n माइनस 5 इंटू जेड, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू पी। तो फ्रेंड अभी हमने पढ़ा अगर स्केलर से कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर यही रहेगा 2 इंटू n माइनस 5 से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आएगा 2 इंटू पी। अब फ्रेंड 2 मैट्रिसेस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है। ठीक है, उनका वो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ये दो मैट्रिक्स का हमको अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो इसमें इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का रो सेम है। ठीक है, तो अब हमको कंडीशन क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का कॉलम सेम चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या चाहिए,
इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का रो सेम है, इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का कॉलम भी सेम चाहिए, ठीक है। और हमको देकर रखा है n इज इक्वल टू पी ए, मतलब एक तो इस मैट्रिक्स का जो आंसर वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 इंटू एन आएगा, और क्या आएगा भाई 2 इंटू पी आएगा, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर आएगा, एक तो ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि 2 इंटू एन ऑर्डर आएगा क्योंकि n इज इक्वल टू पी है, ठीक है। चाहे हम 2h2n लिख सकते हो, चाहे हम 2h2p लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको n इज इक्वल टू पी दिया है। सो फ्रेंड, अभी हमारा आंसर में आना चाहिए 2h2n और 2h2p। 2h2p हमको इस ऑप्शन में दिया नहीं है और हमको ऑप्शन में 2h2n दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2h2n। अगर हमारे ऑप्शन में 2h2p भी अगर दिया होता तो हमारा आंसर 2h2p भी आता और 2h2n भी आता, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 ऑफ द मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।